हाँ जी बच्चों, तो लास्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। टॉपिक था रेस्पिरेशन का, टाइप्स हमने उसके पढ़ लिए, एनर्जी कैसे रिलीज होती है पढ़ लिया, कितने अमाउंट में होती है डिफरेंस पढ़ लिया, ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी किया था। अब बच्चों हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग की, है ना। लास्ट जो क्वेश्चन कराया था क्या था, ब्रीदिंग। तो बच्चों ब्रीदिंग में मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन का इंटेक करना यानी इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना यानी रिलीज करना बॉडी से। इस प्रोसेस को सिंपली हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। अब जो है, अब जैसे मैंने बताया था रेस्पिरेशन में क्या बताया था कि ग्लूकोज था ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ। अब वो ऑक्सीजन कैसे ब्लड में पहुंची ये हम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी हमारी सेल्स के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के थ्रू वापस हमारे जो हम रिलीज करते हैं उसका पाथवे क्या है, एक्चुअली वो पूरा पाथवे हम लोग बच्चों अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बेसिकली है ह्यूमन बींग्स में हमें पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेसिकली अगर हम बात करें, देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है एनसीईआरटी से बच्चों, पूरा डायग्राम बना हुआ है, ऐसा बनाना पॉसिबल है एनसीईआरटी जैसा, लेकिन हमें बेसिकली आपको समझाना है, फिर आप लोग खुद देखिएगा क्या होता है। देखिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों, आपको पता है ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो कहाँ से स्टार्ट, आप जो एयर इनटेक करते हैं कहाँ से करते हैं बच्चों, नोज से। और नोज में बच्चों आपके होते हैं नोस्ट्रिल्स, दो पाथवे होते हैं नोस्ट्रिल्स। क्या होते हैं बच्चों, नोस्ट्रिल्स। पहले बच्चों मैं पूरा पाथवे बताऊंगा आपको। दो नोस्ट्रिल्स होते हैं जस्ट अबव द लिप्स, लिप्स के ऊपर जो आपको दो ये पाथवेज दिखाई दे रहे हैं ना, इनको बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। देखिए अब यहां से हम बात करने वाले, देखो बच्चों ये है नोज, ये क्या है, नोज। डाइजेशन में हमने इसके बारे में बात की थी, ये नोज है बच्चों। ये देखिए एरो दिखाई दे रहे हैं, ये नोज का जो पैसेज है बच्चों इसको बोलते हैं नेजल पैसेज, नेजल पैसेज यानी नोज से जाने वाला जो रास्ता है इसको बोलते हैं नेजल पैसेज। और ये धीरे धीरे मैंने आपको एक डाइजेशन वाले उसमें वीडियो में बताया था, एक पार्ट था फेरिंग्स। मैंने क्या बताया था, फेरिंग्स। वहां पे नोज का पाथ भी आके खुलता है और वहां पे माउथ का पाथ भी आके खुलता है। और माउथ का पोर्शन हम पूरा डाइजेशन में पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है बच्चों नोज से। देखिए नोज से जो नोस्ट्रिल्स होते हैं दो अलग अलग, उनका जो नेजल पैसेज है, जो रास्ता है बच्चों वो इस कॉमन पोर्शन में आके खुलता है। और ये कॉमन पोर्शन क्या होता है बच्चों, फेरिंग्स, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि जो नेजल पैसेज है नोस्ट्रिल्स से, नेजल पैसेज के थ्रू जो नाक के अंदर से जो रास्ता जा रहा है वो बच्चों खुलता है किसमें, नेजोफेरिंग्स में। यानी फेरिंग्स का ये एक पार्ट है, फेरिंग्स का वो पार्ट जो नोज से आ रहा है, यानी फेरिंग्स से नोज को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हमने क्या बोल दिया, नेजोफेरिंग्स। और जो आगे पार्ट है बच्चों वो क्या है, इसको आप बोल दीजिए, मान लीजिए आपको आपने इसको बोल दिया क्या, नेजोफेरिंग्स। ये बच्चों जो कॉमन रास्ता है ये वाला, ये क्या है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से आगे की बात बच्चों हम करने वाले हैं, वो इसमें हम बात करेंगे। देखिए इस रास्ते से फूड चला गया था, डाइजेशन हमने कंप्लीट कर लिया उसमें, दैट्स इट। अब हमें बात करनी है बच्चों यहाँ से, ये टॉपिक हमें अब कंप्लीट करना है कि यहाँ से क्या क्या होता है, कि एयर आगे जाती है, ऑक्सीजन लेते हैं तो कैसे कैसे होता है। मान लीजिए हमने क्या है, इनटेक किया था बच्चों, किसका इनटेक किया, एयर का। एयर में बच्चों क्या होते हैं, ऑक्सीजन। बेसिकली आप क्या इनटेक कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं। आपने ऑक्सीजन इनटेक की नोस्ट्रिल्स के थ्रू बच्चों, वो कहाँ गई, नेजल पैसेज के थ्रू, कहाँ जाके खुलती है, नेजोफेरिंग्स में। नेजोफेरिंग्स के बाद बच्चों रास्ता आता है ये। ठीक है, देखिए ये सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है ना बच्चों, इसको बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। देखिए ऐसा होता है, जैसा मान लीजिए जब एयर जा रही थी ना, ये एक रास्ता है बच्चों, इसको मान लीजिए एक रास्ता है किसका, फेरिंग्स का। ठीक है, अब फेरिंग्स से एक जगह क्या जा रहा है, फूड जाना है, एक तरफ एयर जानी है। अब उस एयर जाने के लिए ना उसके ऊपर एक फ्लैप होता है ऐसा, जिस रास्ते से एयर जानी, मतलब ये रास्ता ऐसे है सीधा, यहाँ से एयर जानी है, इसके ऊपर बच्चों एक फ्लैप है, ऐसा एक फ्लैप है, इसको बोलते हैं, इस फ्लैप को बच्चों, इस फ्लैप को बोलते हैं एपिग्लोटिस। जैसे ही फूड आएगा ना बच्चों ये बंद हो जाता है। इस एपिग्लोटिस का काम क्या है कि फूड जो है ना हमारे जो विंड पाइप है इसमें एंटर ना कर जाए। देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, जो एपिग्लोटिस है बच्चों उसका काम क्या है, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड, टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इन विंड पाइप। यानी हमारे विंड पाइप में क्या होता है कि फूड एंटर ना कर जाए। होता क्या, जैसे आप लोग खाना खाते हैं, ये फ्लैप इस तरीके से बंद हो जाएगा और फूड जो है इसके ऊपर से होते हुए इस रास्ते से आगे चला जाएगा, वो उसके बारे में बात नहीं करनी है। हम क्या बात कर रहे हैं, अब ये फ्लैप है बच्चों एपिग्लोटिस, इसके जस्ट नीचे देखिए
इसको आप ग्लोटिस बोल सकते हैं, या मैं बोल रहा हूं आपको साउंड आ रही है, इस पोर्शन को बोलते हैं लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? लैरिंग्स यानी साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं लैरिंग्स। यानी एपिग्लोटिस के नीचे जो पोर्शन है बच्चों वो होता है लैरिंग्स, यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यानी नेसोफेरिंग्स से अगर हम बात करें तो एयर कहाँ से कहाँ होते हुए जा रहे हैं बच्चों? लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है बच्चों? एक्चुअली एक कार्टिलेज का बॉक्स है। कार्टिलेज यानी आपको पता है ना, जो बोन जितना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट जो होता है, यानी सॉफ्ट कैल्शियम मैग्नीशियम से बना पोर्शन। आपको पता है ना, बोन होती है वो हार्ड होती है, सेम ऐसा ही यूनिक कंटेंट से मिलकर बनता है बच्चों कार्टिलेज। कार्टिलेज बोन की तरह हार्ड नहीं, सॉफ्ट होता है। तो बच्चों ये जो कार्टिलेज से बना हुआ जो बॉक्स है लैरिंग्स, इससे साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड यहाँ से गले से होते हुए नेक्स्ट रीजन से लैरिंग्स से होते हुए बच्चों आपकी कहाँ पहुँचती है? ये देखिए, ये जो लैरिंग्स का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, बेसिकली हमारा होता है विंड पाइप। और बच्चों इस विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही बच्चों विंड पाइप के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पाथवे बता रहा हूं क्या होता है। ठीक है, यानी लैरिंग से अगर हम बात करूं तो एयर कहाँ गई बच्चों? ट्रैकिया में, यानी विंड पाइप में गई। देखते हैं ना, बड़ा इजी है पाथवे, बस समझाना है इसमें। ठीक है, अब ट्रैकिया देखिए, यही ट्रैकिया जो है ना बच्चों, ये ट्रैकिया, अब ये ट्रैकिया जब जाएगा, जब आपकी बेसिकली अगर मैं पहले एक चीज बता दूं, ये आपकी कौन सी कैविटी में हो रहा है सारा? ये है बच्चों चेस्ट कैविटी में। ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है? ये है बच्चों आपका चेस्ट कैविटी बोल सकते हैं आप लोग, या आप लोग बोल सकते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोल सकते हैं? थोरेसिक कैविटी भी कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो कंफ्यूज मत करना। यानी वो एरिया जिसमें हमारा एयर एंटर करती है एक पूरा पाथवे से, उसको जो इन्वॉल्व करता है ना, वो हमारा चेस्ट कैविटी में आता है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया, एयर बच्चों यहां से आई, आगे एंटर करते किसमें? ट्रैकिया में, विंड पाइप में। विंड पाइप से बच्चों आगे चलते चलते अब यही विंड पाइप लेफ्ट और राइट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या बताया, यही ट्रैकिया लेफ्ट और राइट दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। और ये ब्रांचेस जो हैं, ये जो ब्रांचेस बच्चों जो उनकी है, कहाँ तक खुलती है? एक हमारा पूरा ये ऑर्गन है बच्चों, इसको बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ये पूरा ऑर्गन को बोलते हैं लंग्स। क्या बोलते हैं? लंग्स। ठीक है, ये हमारे लंग्स है। लेफ्ट और राइट लंग्स में ट्रैकिया जो है डिवाइड कर जाता है। ये ट्रैकिया है, लेफ्ट और राइट लंग्स में बच्चों क्या हो गया? डिवाइड कर गया। और डिवाइड करने के बाद और फर्दर ब्रांचिंग होती है। उस ब्रांचिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज और बता देते हैं। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये इस तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पर ट्रैकिया के ऊपर बच्चों, ये क्या है? ये है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये क्या बोलते हैं इनको? कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। ये किस लिए होती हैं? मान लीजिए किसी केस में मान लो चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो डायरेक्टली हमारा जो विंड पाइप है ना, कोलैप्स नहीं होगा, यानी डैमेज नहीं होगा। मान लीजिए हमारा विंड पाइप है, इसके ऊपर मैंने ये जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बच्चों लगा दिया, इस तरीके से लपेट दिया, यहाँ देखिए लपेट दिया। अगर मान लीजिए कोई डैमेज होता है, यहाँ से कोई सामने डैमेज हुआ, तो डायरेक्टली आपके विंड पाइप को डैमेज नहीं होगा। और डायरेक्टली डैमेज नहीं होगा तो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये ट्रैकिया के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? ये एयर पाथ को या विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाते हैं, यानी डैमेज होने से बचाते हैं। ये साथ में लिख देता हूं, प्रिवेंट विंड पाइप या एयर पाइप फ्रॉम कोलैप्स, यानी एयर पाइप को कोलैप्स होने से या डैमेज होने से बचाते हैं। ठीक है, चलिए अब आपने बताया, मैंने बताया ट्रैकिया था लेफ्ट राइट पार्ट में डिवाइड हो गया ब्रांचिंग में। और ये जिन ऑर्गन में जब ये ट्रैकिया जिसमें खुलता है, उस ऑर्गन को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? लंग्स। ठीक है, अगर हम आगे बात करें बच्चों, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको समझाऊं, ये देखिए, ये आपका ट्रैकिया था। ठीक है बच्चों, अगर जहाँ पे ब्रांचिंग स्टार्ट होती है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। आप लोग ब्रोंकाई बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक के लिए ब्रोंकाई है। ठीक है, ये जो ब्रोंकाई है, अब ये ट्रैकिया जो है बच्चों ब्रोंकाई में डिवाइड हो गया। किसमें? ब्रोंकाई में, लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकाई है बच्चों, ये जो ब्रोंकाई है आगे चल कर और पार्ट्स में और फर्दर क्या है? सब डिवीजन, इसके पार्ट्स बन रहे हैं, इसकी और ब्रांचिंग हो रही है बच्चों। इन ब्रांचिंग को हम लोग बोलते हैं, ये जो ब्रांचिंग है
इनको बोलते हैं बच्चों ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स। यानी अगर मैं डायग्राम में बात करूं आपसे तो देखिएगा, इसको मैं मार्क कर देता हूं बच्चों, क्या? ब्रोंकाई। अब इसकी जो सब डिवीजन है, मान लीजिए मैंने सब डिवीजन इसको लिया, ये सब डिवीजन है, इसको हम बोलेंगे बच्चों क्या? ब्रोंक्यूल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। अगर हम आगे बात करें, देखिए ये ब्रोंक्यूल्स एक स्ट्रक्चर पर जाके ऐसे खत्म हो रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे आपको गोला गोला दिखाई दे रहा होगा, आप लोग अब यही समझ लीजिए गोले जैसा है। ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना बच्चों, ब्रोंकाई से कहाँ जा रहे हैं हम लोग? ब्रोंक्यूल्स में जा रही है वो एयर, और ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद इस स्ट्रक्चर पे खत्म हो रही है बच्चों, उसको बोलते हैं हम एल्वियोली। क्या बोलते हैं? एल्वियोली। यानी ब्रोंक्यूल से जो हमारे एयर इनटेक की थी वो कहाँ पहुंच गई बच्चों? एल्वियोली में। और एल्वियोली के बाद क्या होता है? यही जो आपने ऑक्सीजन ली ब्लड में जाती है और वो ब्लड के थ्रू आगे जाती है, सेल्स तक पहुंचती है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिलहाल। देखिए इतना समझ में आया। जो हमारा जो पैसेज था बच्चों वो क्या था? नोस्ट्रिल्स। इन नेजल पैसेज जो कहाँ खुला? नेजोफेरिंग्स में गई एयर, वहाँ से कहाँ गई आपकी जो है अगर बात करूँ लैरिंग्स में पहुंची। लैरिंग्स के बाद बच्चों कहाँ पहुंचती है एयर? ट्रैकिया में। ट्रैकिया के बाद कहाँ पहुंचते हैं? लेफ्ट राइट में डिवाइड होके ब्रोंकस या ब्रोंकाई बोल सकते हैं, ब्रोंकाई में गई। वही ब्रोंकाई की जब और ब्रांचिंग हुई, उन ब्रोंकाई की ब्रांचिंग को हमने क्या बोल दिया? ब्रोंक्यूल्स। और ये ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे एंड होते हैं, ये क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थिन इरेगुलर वोल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं एल्वियोली। ठीक है, ये समझ में आया? देखिए बच्चों, ये पोर्शन है, मैंने आपको बताया था डाइजेशन वाले में, चेस्ट कैविटी के जो बॉर्डर है ना, यानी एंडिंग मान सकते हैं आप लोग, वो क्या होता है? डायफ्राम। यानी ये क्या है? इसको बोलते हैं बच्चों डायफ्राम, कि हमने डाइजेशन वाले में डिस्कस किया था थोड़ा सा, यहाँ पर डिटेल में जाएंगे। डायफ्राम क्या बच्चों? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो लंग्स के एक्सपैंड करने में, यानी लंग्स को बढ़ाने में और कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक है। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो लंग्स फैलेंगे, थोड़े बड़े होते हैं, तो मसल्स होती हैं, ये डायफ्राम हेल्प करता है लंग्स को एक्सपैंड करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में। इनके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग। ठीक है। तो चलिए देखिए, मैंने आपको समझा दिया आई थिंक। नोज से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से वो कहाँ खुलता है? नेजोफेरिंग्स में, फिर कहाँ पहुंचा? लैरिंग्स, फिर आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकिया से ब्रोंक्यूल्स, एंड लास्ट जो पोर्शन कहाँ पहुंचा? एल्वियोली। अब फटाफट से आप लोग इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। हटा दूं बच्चों? चलिए चल मैं ये डायग्राम नहीं हटा रहा हूँ, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को भी, समझाएंगे इसके बारे में। सर टाइमिंग कितनी है? चलो तो बच्चों चलिए बात करते हैं। और कुछ बच्चों मैंने नोट में लिखा है ना, ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाने, साथ साथ लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना। ठीक है। तो बच्चों चलिए हम बात करते हैं अब, जो बेसिकली हमारा मेन जो है ना फोकस अब रहेगा एल्वियोली पे। किस पे रहेगा? एल्वियोली। बच्चों ब्रोंकाई की स्पेलिंग गलत है। ठीक है। हम बात करते हैं बच्चों एल्वियोली। एल्वियोली क्या होता है बच्चों? लिख लीजिए साथ साथ। इन द लंग्स, किसकी बात कर रहे हैं? इन द लंग्स ब्रोंक्यूल्स इज टर्मिनेटेड। कहाँ टर्मिनेट होता है बच्चों ब्रोंक्यूल्स? टर्मिनेटेड इनटू अ थिन, बहुत पतली सी होती है, कितनी? 1 सेल थिक होती है ये एक्चुअली, लिख सकते हैं 1 सेल थिक, थिन comma irregularly walled bag like structure, bag like structure called alveoli। ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो आपके ब्रोंक्यूल्स हैं वो एंड होते हैं कहाँ? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये बच्चों जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये होता है आपका एल्वियोली। अब चलिए इसके बारे में डिटेल में चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या है, कैसे होता है। ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपके काफ़ी सारी सेल्स होती हैं इस तरीके से। 1 सेल थिक का मतलब बच्चों यही होता है। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं, बेसिकली ऐसे बहुत सारी सेल्स होती हैं यहाँ पे। चलिए, न्यूक्लियस भी होता है सेल्स के अंदर, आप सबको पता है। ठीक है। देखिए ये बेसिकली बच्चों क्या है?
आपने एयर इनटेक की थी, इन्हें ऑक्सीजन को इनटेक किया था। इनटेक करने के बाद यहाँ से एक पाथवे होता है क्या, अब ये ब्लड में ऑक्सीजन जाने वाली है, कैसे जाएगी, कौन लेके जाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, और बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं इसमें, ठीक है। देखिए बच्चों, ये हमारा पोर्शन है एल्वियोली का, किसका है, ये हमारा एल्वियोली, यहाँ से ऑक्सीजन आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जाती है, ठीक। अब बेसिकली क्या होता है, पूरा पाथवे हमने पढ़ लिया कि ऑक्सीजन आपने इनटेक की, और वो ऑक्सीजन अब बच्चों क्या होगा, देखिए डिफ्यूजन की वजह से, डिफ्यूजन आप लोगों ने पढ़ा है ना, प्रेशर डिफरेंस पढ़ सकते हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है अपने आप जब गैसेज जो हैं क्या होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह क्या करती हैं, माइग्रेट यानी चली जाती हैं। होगा क्या, प्रेशर, वैसे प्रेशर ग्रेडियंट होता है कि यहाँ से जो बच्चों ऑक्सीजन थी इन सेल्स के थ्रू क्या होगा बच्चों, हमारे ये आ जाएंगे किसमें, ये क्या बच्चों, ब्लड वेसल। क्या है ये, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल हम पढ़ेंगे अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में। आप लोग ये समझ लीजिए, ब्लड वेसल्स वो आपकी पाथवेज हैं जो ब्लड को आगे कैरी करते हैं। ये आर्टरीज भी पढ़ेंगे आप लोग, वेन्स भी पढ़ेंगे, कैपिलरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये पाथवे हैं जो ब्लड को आगे कैरी करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात करें, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बच्चों जो 97% के आसपास जो ऑक्सीजन होती है उसको कौन कैरी करता है, इज कैरिड बाय रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। देखिए जो आपने ऑक्सीजन इनटेक की थी वो ब्लड में मिक्स हुई, ब्लड में मिक्स होने के बाद उनको लेकर के आगे कौन जा रहा है बच्चों, ये देखिए ये है आरबीसी, इसको हम मान लेते हैं आरबीसी, ये आपकी रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये आरबीसी जो है बच्चों ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू आगे लेकर के जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, वैसे यहाँ पर हम लिख दें रेड ब्लड सेल्स। अब एक ध्यान देना, मान लीजिए ये आपको बच्चों आरबीसी कुछ ऐसी दिखाई देती हैं, ठीक है। अब इस आरबीसी में, ये आरबीसी जो है आपके कैरी करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, CO2 को भी कैरी करते हैं लेकिन कम अमाउंट में। लेकिन हम बात करें ऑक्सीजन की, देखिए ये आपकी बच्चों मान लीजिए आरबीसी है, इस आरबीसी के अंदर ना बच्चों एक पिगमेंट होता है ऐसा, जिसके सरफेस पे ऑक्सीजन इस तरीके से चिपक के चली जाती हैं, और कहाँ जाके अलग होती हैं, जब ये यही ऑक्सीजन जब सेल्स के पास जाएगी अलग हो जाएगी, सेल्स इसको ऑक्सीजन को ले लेते हैं। यानी मैं अगर बात करूं आरबीसी के अंदर क्या होती है, एक पिगमेंट होती है, आरबीसी कंटेन्स अ रेड कलर आयरन पिगमेंट, आयरन पिगमेंट, रेड कलर की एक आयरन पिगमेंट होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। हीमो मीन्स होता है ब्लड, ग्लोब, और ग्लोबिन बच्चों एक होता है प्रोटीन, यानी ब्लड के अंदर पाए जाने वाला प्रोटीन जो होता है ग्लोबिन, ठीक है। हीमो मीन्स ब्लड, ग्लोबिन मीन्स क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक आयरन कंटेनिंग क्या होती है बच्चों, पिगमेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन। ये क्या करता है बच्चों, हीमोग्लोबिन के पास एफिनिटी होती है, यानी एक अट्रैक्शन पावर है ऑक्सीजन को कैरी करने की। हेमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो हेमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन प्रोटीन था बच्चों, इसकी सरफेस पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। चिपकने के बाद क्या होते हैं, ये ब्लड के थ्रू आगे जाते हैं कहाँ, हर एक सेल्स तक, टिश्यूज तक, और सेल्स और टिश्यूज के पास पहुंचने के बाद ऑक्सीजन वहां से बच्चों क्या होता है, डिटैच, डिसोसिएट होती है, हट जाती है, और हटने के बाद क्या करते हैं, टिश्यूज वगैरह, सेल्स वगैरह इसको लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, एनर्जी वगैरह बनाते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं ना। तो यहाँ पे लिखना बच्चों, एक काम कीजिएगा, टाइमिंग भी ओवर हो गया है, आप लोग उसको नोट कर लो पहले इतना, फिर मैं इसी से आगे जस्ट अभी स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए नोट कीजिए। हाँ जी बच्चों, तो मैंने पूरा इरेज कर दिया है, हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए मैंने बता दिया था कि 97% जो आपकी ऑक्सीजन है वो आरबीसी कैरी करती है, बाकी जो 3% जो बचती है, लगभग 3% के आसपास, 3% ऑफ ऑक्सीजन
इज कैरिड बाय प्लाज्मा। आपको पता है ना हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो 3% के आसपास ऑक्सीजन कैरी कौन करता है बच्चों, प्लाज्मा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन का बच्चों यहाँ पर हो गया पूरा खत्म। अगर हम बात करें, और आप लोग एक नोट और डाल लेना, कई बार बच्चे कंफ्यूजन करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसे कहते हैं। बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन का ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को। थोड़ा मैंने पूरा इरेज कर दिया है ताकि अब मेरे को थोड़ी कुछ चीज़ें बतानी है तो वहाँ पे साइड में ही बता देंगे। ठीक है, चलिए अब अगर बच्चों बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड में। देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से, लगभग 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एज बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बच्चों क्या होता है, HCO3 माइनस। अगर NaHCO3 होगा तो बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए लगभग ब्लड के थ्रू क्या होता है, 70% जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और मोस्टली किस में डिजोल्व होता है, ये वाटर में। किस में डिजोल्व होता है, वाटर में। तो लिख लेना CO2 इज मोर सोल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन से ज़्यादा सोल्यूबल वाटर में कौन होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है ना, हमारे ब्लड में बेसिकली क्या होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती है, और वो प्लाज्मा में हमारा 97% क्या होता है, वाटर होता है, और बाकी सीरम वगैरह वो चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो 97% वाटर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में वाटर में किस फॉर्म में, एज बाइकार्बोनेट की फॉर्म में डिजोल्व होकर क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। बाकी बच्चों अगर मैं आपसे बात करूँ, लगभग 20 से 25% जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कौन ट्रांसपोर्ट करता है, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स की एफिनिटी याद रखना नहीं, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आरबीसी ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और CO2 को भी, बस फर्क इतना है कि ऑक्सीजन को ज़्यादा कैरी करता है, ज़्यादा अमाउंट में कैरी करता है। ठीक है, तो लिखिएगा 22-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय आरबीसी। बाकी अगर बात करूँ अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास जो है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर के कार्बन डाइऑक्साइड कैरी होती है। लेकिन बेसिकली हम पढ़ते किसको हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो अगर आप लोगों से पूछे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड एज बाइकार्बोनेट इन डिजोल्व्ड फॉर्म, और वो भी किसमें, वाटर में डिजोल्व होती है। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछ जाए आंसर में तो आप ये ज़्यादा आंसर देंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट वाले को हम आंसर में रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों हो गया। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, चलिए एक चीज़ और बताया तो नोट में डाल लेना। जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा लंग्स है, लंग्स के ऊपर बच्चों क्या होता है, ऐसी बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी से वो निकलती है और आगे की तरफ, फ्रंट की तरफ इस तरह से घूम करके आती है, उनको हम बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिब्स। रिब्स का बच्चों काम क्या होता है, मैं बात करूं 12 लेफ्ट साइड में होते हैं, 12 ही बच्चों का होता है राइट साइड में होता है, 24 होते हैं। इन 12 पेयर्स बोल सकता हूँ रिब्स के, 12 पेयर होते हैं बच्चों, टोटल 24 होती हैं रिब्स। ठीक है, 12 लेफ्ट में 12 राइट में। इनका काम क्या होता है बच्चों, इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू लंग्स फ्रॉम इंजरी। यानी इंजरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करता है हमें, रिब्स। ठीक है, तो इसके बारे में बताया नहीं था तो मैंने यहाँ पे साथ में इसके बारे में बता दिया। अब बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, हर एक ब्रीदिंग साइकिल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, इस बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन जाएगी सेल्स के पास ब्लड के थ्रू, तो ऑक्सीजन जाएगी, सेल्स उसका यूज़ करेगी, तभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तब वो हमारे वापस से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बच्चों बात करें सेम प्रोसेस है, कन्फ्यूजन मत करना इसमें। ये हमारा वही एल्वियोली है, ऑक्सीजन गई थी और वही ब्लड के थ्रू या आरबीसी लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को आई, और डिफ्यूजन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वापस से कहाँ आ गई बच्चों, एल्वियोली में आ गई। एल्वियोली से वापस हमारे वही प्रोसेस है, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई, फिर हमारा ट्रैकिया, लैरिंग्स, फिर ऊपर बात करें नेसोफेरिंग्स, फिर नोस्ट्रल से कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाती है, बाहर निकल गई। इन कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर निकल गई। अगर हम बात करें ऑक्सीजन जब गई थी किस में, ब्लड में, बच्चों कुछ एयर ना हमारे हमेशा लंग्स में प्रेजेंट होती है,
कुछ एयर हमारे लंग्स में हमेशा बची हुई होती है, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहती है, जिससे कि क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास जाएगी और वहाँ सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस से आएगी। तो यहाँ पे एक नोट डाल लेना बच्चों, तो लिखना ड्यूरिंग ईच ब्रीदिंग साइकिल, ड्यूरिंग ईच ब्रीदिंग साइकिल अप्रोक्सीमेटली कितना होता है बच्चों, 1100 ml to 1200 ml वॉल्यूम ऑफ एयर रेजिड्यू इन लंग्स। यानी इतनी लंग्स के अंदर क्या होती है, कुछ एयर प्रेजेंट हमेशा रहती है, जिससे कि क्या होगा, सो दैट sufficient oxygen is transported to tissues, sufficient oxygen transported to tissues and carbon dioxide to be released। जिससे क्या होगा, सफिशिएंट ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास जाएंगी और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से रिलीज हो जाएंगी। अगर सारी ऑक्सीजन मान लीजिए ब्लड में चली गई तो हम फिर रेस्पायर कैसे करेंगे बच्चों? तो कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट रह जाती है, जिससे कि क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चली जाती है टिश्यूज़ के पास और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ब्लड के थ्रू वापस से आएगी यहाँ से एल्वियोली में, किससे, प्रेशर डिफरेंस की वजह से यानी डिफ्यूज़ कर जाएंगी और वहीं से उल्टा पाथवे पकड़ के हमारी नोज से क्या हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगी। समझ में आ गया बच्चों? फटाफट से इसको नोट कर लो। अब 2 मिनट का टॉपिक बचा है, उसको भी हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है? चलिए हटा दो बच्चों, चलिए नोट कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना इनको। हाँ जी, तो अब हम बात कर रहे हैं अब नोट नंबर 2, या ऐसा पॉइंट डाल लो, मर्जी आप लोगों की है, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी चेस्ट कैविटी कैसे एक्सपेंड करती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी लंग्स बेसिकली किस तरीके से एक्सपेंड करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था, ये मान लीजिए लंग्स हैं, ये क्या बच्चों, लंग्स। अच्छा आराम से समझिएगा बच्चों, यहाँ पर होता है डायफ्राम, यहाँ पर क्या होता है, ये डायफ्राम में होता है, क्या होता है बच्चों, डायफ्राम, ठीक है? ये होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है बच्चों, एक्चुअली मसल्स का एक नेटवर्क होता है। मसल्स का क्या है कि नेटवर्क है, बहुत सारी मसल्स होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है? यहाँ पे मसल्स प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन आ रही है लंग्स में, मान लीजिए ऑक्सीजन आ रही है, मैंने क्या माना, लंग्स में ऑक्सीजन आई, तो बच्चों क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, जब ऑक्सीजन इसमें आएगी तो ये डायफ्राम है ना बच्चों, ये ना क्या है, मोशन करता है, यानी एक्सपेंड भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। जैसे ही देखो इसके ऊपर एक 2 चीज़ें हैं, इसके ऊपर बच्चों रिबकेज भी है, इसके ऊपर क्या है, रिबकेज। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही ऑक्सीजन इसमें आएगी, ये हमारा बच्चों मान लीजिए डायफ्राम है, तो क्या होगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा लंग्स के अंदर, तो क्या होगा, ये डायफ्राम को नीचे की तरफ धकेलेगा। जैसे ही डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो आप देखिएगा ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए लंग्स थोड़ा बड़ा हो गया, डायफ्राम थोड़ा बच्चों कहाँ आ गया, नीचे की तरफ आ गया। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, यानी जब हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का, यानी हम बात करें चेस्ट कैविटी एक्सपेंड कब होती है, चेस्ट कैविटी या लंग्स चेस्ट कैविटी के अंदर होते हैं, एक्सपेंड कब करते हैं, जब बच्चों हम इनहेल करते हैं, क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी जब हम सांस लेते हैं, यानी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उससे क्या होता है, जैसे हम इनहेल करेंगे चेस्ट कैविटी क्या होगी, एक्सपेंड होगी, और जब चेस्ट कैविटी एक्सपेंड होगी बच्चों, इसमें क्या देखा आप लोगों ने, डायफ्राम नीचे आएगा, डायफ्राम मूव्स डाउन, नीचे की तरफ जाएगा। जबकि आपको ऐसा लगेगा देखने में, जब डायफ्राम देखो बच्चों, रिबकेज कहीं नहीं, रिबकेज यहीं के यहीं है, डायफ्राम थोड़ा एक्सपेंड हो गया नीचे, तो आपको ऐसा लगेगा रिबकेज कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। डायफ्राम मूव्स डाउन एंड रिबकेज मूव्स अपवर्ड,
नहीं आपको ऐसा लगेगा जो रिबकेज है वो ऊपर की तरफ जा रही है, पर रिबकेज वहीं के वहीं है, बस क्या हुआ डायफ्राम थोड़ा नीचे गया तो आपको ऐसा लगेगा रिबकेज कहाँ जा रही है, ऊपर, तो चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हो गई। तो हम कई बार बोल देते हैं कि जब हम इंटेक करते हैं ऑक्सीजन का तो डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, तो डायफ्राम ऐसे में चेस्ट कैविटी बोलते हैं फ्लैट हो जाती है। कैसे हो जाती है, फ्लैट। या आप बोल सकते हैं एक्चुअली डायफ्राम कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, कुछ ऐसा। अभी आपको ऐसा कर्व में दिखाई दे रहा है, थोड़ा ऐसा फ्लैट सा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया। दूसरा अगर मैं बात करूं, इन चेस्ट कैविटी रिलैक्स कब होती है, यानी नॉर्मल शेप में कब आती है, रिलैक्स कब करती है चेस्ट कैविटी। बेसिकली देखिए ये लंग्स थे, इस वाले को मैंने इस वाले डायग्राम को यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ। अब हुआ क्या, ऑक्सीजन चली गई ब्लड के थ्रू सेल्स या टिश्यूज़ के पास, अब वापस वहाँ से क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड आती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड अब यहाँ से निकलेगी बच्चों, अब एयर यहाँ से निकल रही है, क्या रिलीज़ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ हो रही है। तो बच्चों जो हमारा डायफ्राम था उससे प्रेशर हट गया, प्रेशर कम हो गया ना, एयर यहाँ से अब निकल रही है। पहले एयर आ रही थी, प्रेशर बढ़ गया था, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुई थी। अब यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, कम, यहाँ से CO2 निकल रही है। जब CO2 यहाँ से निकलेगी तो डायफ्राम बच्चों कहाँ जाएगा, ऊपर। जब डायफ्राम ऊपर जाएगा ना तो वापस से लंग्स अभी नॉर्मल पोजीशन में वापस आएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिबकेज नीचे आ रही है। रिबकेज यहाँ पर है, रिबकेज इस तरीके से लिपटी हुई है बच्चों इस पर। जैसे ही डायफ्राम ऊपर जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि रिबकेज कहाँ आ रही है, नीचे। यानी अगर मैं बात करूँ चेस्ट कैविटी रिलैक्स कब होती है, जब हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं। और इस केस में क्या होता है, आपको ऐसा देखने को मिलता है